हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री टॉपिक अगर आपने पहले से भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो जरूर आपको इस टॉपिक से बहुत डर लगता होगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती होगी। बट लेट मी टेल यू, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है अगर आपको रेशियो प्रपोर्शन, मोल कॉन्सेप्ट और यूनिटरी मेथड आता है। होल कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर करा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको यूनिटरी मेथड और रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा स्टैकोमेट्री का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली स्टैकोमेट्री पे आप बहुत अच्छा कमांड कर लोगे। अच्छा, स्टैकोमेट्री हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे ताकि एक ही लेक्चर में आपके ऊपर सारा लोड ना आ जाए। आप आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलना, बड़े आराम से चीजें आपको पकड़ में आ जाएंगी। तो स्टैकोमेट्री को जैसे मैंने आपको बताया समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम रेशियो प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड को समझें। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी पहले हम लोग पूरा लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले उसे जरूर जाकर कवर कर लो अच्छे से। यहाँ आई बटन पर मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप मोल कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, अब स्टैकोमेट्री में जैसे मैंने आपको बताया इस पे कमांड करने के लिए यूनिटरी मेथड और रेशियो प्रोपोर्शन जरूर आना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के साथ। यूनिटरी मेथड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी को अच्छे से आता है। रेशियो प्रोपोर्शन एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर सीधे हम लोग बात करेंगे स्टैकोमेट्री के ऊपर। अब रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो तो आपको पता है कि रेशियो आप दो चीजों के अगर मतलब जैसे आपको दो चीजों के बीच में डिवीजन करा आपने तो आप उसको रेशियो के टर्म में भी बोल सकते हो। प्रोपोर्शन क्या चीज होती है ऑन अदर हैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो प्रपोर्शन दरअसल में दो रेशियो को जब आप आपस में इक्वल कर देते हो तो वहां बन जाता है प्रपोर्शन। देखो डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि प्रपोर्शन अपने आप में एक इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन में हम लोग दो रेशियो को आपस में इक्वल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेम तरह की बॉल्स लें यानी आइडेंटिकल बॉल्स लें और उनके मासेस को लें तो उनके बॉल्स के नंबर का रेशियो उनके मासेस के रेशियो के हमेशा बराबर आएगा। ये बात फैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद समझो, अगर मान लो मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं और उसमें मैं सेम टाइप की बॉल्स लेता हूं और उनका मैं यहां पर इस टेबल में यहां पे नंबर ले रहा हूं और यहां पर उनका मैं मास ले रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास 5 बॉल्स थी और इन 5 बॉल्स का मास था हमारे पास लेट से 40 ग्राम। अब अगर मान लो मैं इन बॉल्स का नंबर 5 से बढ़ाकर कर देता हूं 15, तो अगर मैंने बॉल्स का नंबर 3 गुना कर दिया है, 5 से 15 कर दिया है, तो डेफिनेटली ये सारी बॉल्स क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो इनका मास भी 3 गुना हो जाएगा, 40 से हो जाएगा 120। और जैसा कि प्रोपोर्शन बोलता है कि ये दो रेशियो को आपस में इक्वल करके बनता है, तो आप चेक करो अगर मैं नंबर ऑफ बॉल का रेशियो लेता हूं जो कि आएगा इस केस में 5/50, वो हमारे यहां पर मास ऑफ बॉल्स के रेशियो के बराबर आएगा। अगर मैं मास ऑफ बॉल का रेशियो लूं वो आएगा 40/120। अब मेरे बच्चे 5 और 15 का रेशियो अगर मैं सॉल्व करूं 1/3 आएगा, 40 और 1/20 का रेशियो सॉल्व करूं तो ये 1/3 आएगा। तो रेशियो दरअसल में अगर दो रेशियो आप आपस में बराबर कर दो तो हम बोलेंगे ये दोनों चीजें एक दूसरे के प्रपोर्शन में है। यानी इसका मतलब हम यहां पर ऐसा बोलेंगे कि नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स और उनका जो मास होगा ये हमेशा एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में रहेगा। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ बॉल बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, अगर आप नंबर ऑफ बॉल कम कर दोगे तो मास घट जाएगा और उसी प्रपोर्शन में घटेगा, उसी रेशियो में घटेगा। अब यही चीज दरअसल में स्टैकोमेट्री में भी होती है। स्टैकोमेट्री का मतलब एक तरह से आप यही समझ सकते हो, ये रेशियो प्रपोर्शन है इन केमिकल सब्सटेंसेस। जो भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे उनके अमाउंट के बीच का रेशियो प्रपोर्शन स्टैकोमेट्री है। और यही स्टैकोमेट्री की डेफिनेशन भी है कि स्टैकोमेट्री अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये अपने आप में प्रपोर्शन ही होता है और ये प्रपोर्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस के अमाउंट के बीच में हम बनाते हैं। तो स्टैकोमेट्री इज नथिंग बट प्रपोर्शन और इस ये प्रपोर्शन हम बनाएंगे उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में जो आपस में रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सभी को मेरे बच्चे पता है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके वाटर बनाती है। तो स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के जो भी मोल्स होंगे और ऑक्सीजन के जो भी मोल्स होंगे, ये दोनों चीजें जो आपस में रिएक्ट करेंगी, इनके मोल्स का रेशियो हमेशा एक दूसरे के एक प्रपोर्शन में ही आएगा। अब वो प्रपोर्शन क्या होगा ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है जितने बच्चों ने अभी तक ये रिएक्शन देखी होगी उनमें से कई लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया होगा कि रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है।
तो एक बात आपको बताना चाहूंगा, स्टाइक्योमेट्री हमेशा आप ऐसी रिएक्शंस पे अप्लाई करोगे जो बैलेंस है। अनबैलेंस रिएक्शन दरअसल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही नहीं फॉलो करती, तो उन पे आप दरअसल में अप्लाई ही नहीं कर पाओगे स्टाइक्योमेट्री। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे नहीं फॉलो कर रही है, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पर H2 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम जुड़कर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अगर O2 लिखा है तो उसका मतलब दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर एक वाटर लिखा है तो हमारे पास एक ऑक्सीजन होगा और दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे मिक्की माउस का उल्टा फेस की तरह। अब जरा नोटिस करो, यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन है पर यहाँ पर हमारे पास बस एक ही ऑक्सीजन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों चीजें आपस में रिएक्शन करो और अचानक से एक ऑक्सीजन गायब हो जाए। अचानक से कोई भी एटम एक रिएक्शन में अपने आप डिसअपीयर नहीं हो सकता। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से, कि एक रिएक्शन के दौरान ना तो एटम अपने आप अपीयर होते हैं ना अपने आप डिसअपीयर होते हैं। तो एक्चुअल में एक ऑक्सीजन कहां पर गायब हो गया, तो ये गायब नहीं हुआ है, अभी ये रिएक्शन अनबैलेंस लिखी है। इसे अगर बैलेंस करोगे तो सब एटम्स के नंबर बराबर हो जाएंगे, और एटम से ही मास आता है, तो अगर सारे एटम्स के नंबर बराबर हो जाएंगे रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, तो मास भी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर हो जाएगा। और मास अगर रिएक्शन के पहले और बाद में बराबर हो गया तो मास कंजर्व हो जाएगा। तो यानी याद रखना, दरअसल में बैलेंस रिएक्शन ही मास कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं, और जब रिएक्शन मास कंजर्वेशन फॉलो कर पाएंगी तभी दरअसल में वहां पर आप सही से स्टैक्योमेट्री का इस्तेमाल कर पाओगे। ये एक प्रिकॉशन होता है। अच्छा एक बात बताता हूं, बार बार बच्चों को ये बात बताने के बावजूद भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के दौरान, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दौरान, अपने टेस्ट में, एग्जाम में इस बात पर दरअसल में गौर नहीं करते और यहीं पे वो कई बार गलती कर देते। तो आप आज से मतलब कहते हैं विद्या रानी की कसम खा लो कि जब भी मेरे भाई स्टैइकोमेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तुम्हारे पास, सबसे पहले चेक करो कि तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है। जब बैलेंस है तभी उसमें आप प्रॉपर्ली स्टैइकोमेट्री लगा दोगे। तो हम इसको अगर बैलेंस करें तो हमें पता है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दरअसल में बैलेंसिंग के दौरान किसी भी फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर O2 लगा दें। अगर आपने सबस्क्रिप्ट में ऐसा नंबर लिख दिया तो मतलब आप केमिकल कंपाउंड को ही चेंज कर दे रहे हो। ये करना अलाउड नहीं है, बाहर में नंबर लगाना अलाउड है। तो बाहर में नंबर लगाना क्यों अलाउड है? क्योंकि अगर आप बाहर नंबर लगाते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप इस सब्सटेंस को 2 बार ले रहे हो या इसका डबल वैल्यू ले रहे हो। तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम थे, तो 2H2 का मतलब हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, या टोटल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक O2 है तो 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, 2 वाटर है तो यानी यहां पर हमारे पास एक और वाटर आ जाएगा। अब जरा नोटिस करो, रिएक्शन के पहले यानी ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, आपको पता है रिएक्शन के पहले जो चीजें लिखी होती है इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद जो चीज बनती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास प्रोडक्ट में भी टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन से पहले जितने भी पर्टिकुलर टाइप के एटम थे वो सारे के सारे रिएक्शन के बाद भी मौजूद हैं। तो मास कंजर्व हो गया, क्योंकि एटम से ही मास आएगा। जितने एटम यहां पर थे उतने ही एटम यहां पर सेम चीजों के हैं, तो मास कंजर्व रहेगा। और मास अगर कंजर्व हो गया तो अब हम स्टैइकोमेट्री बड़े आराम से लगा सकते हैं। स्टैइकोमेट्री है क्या चीज? स्टैइकोमेट्री दरअसल में प्रोपोर्शन है उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं? हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुई है, ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व हुई है, और साथ में वाटर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप इन्हें टाइम दोगे ये खत्म होते जाएंगे और कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में। अब स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग रूल ये बोलता है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो स्टैइकोमेट्री ये बोलेगी अगर इस रिएक्शन में आप कहीं पर भी ले लो नंबर, कितने भी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसका रेशियो ले लो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और कितना आएगा? वो आएगा दरअसल में इस बैलेंस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पीछे जो नंबर लिखा है उसके रेशियो के बराबर। यानी यहां पर हाइड्रोजन के पीछे नंबर लिखा है 2, ऑक्सीजन के पीछे नंबर लिखा है 1, तो ये आएगा 2:1 के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इस रेशियो में आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन वो जितने भी लोगे उनका रेशियो हमेशा 2:1 आना चाहिए। अगर ये 2:1 नहीं आ रहा है तो दरअसल में या तो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा या हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो जो भी ज्यादा चीज होगी वो रिएक्शन नहीं करेगी, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर इसी रिएक्शन में आपने मान लो 5 मोल हाइड्रोजन लिया तो ऑक्सीजन की कितनी नीड पड़ेगी? अगर आपने 5 मोल हाइड्रोजन लिया
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/1। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो नीडेड होंगे वो होंगे 5/2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने O2 को तो इधर भेजा, 2 को इधर भेजा था, तो 5/2 को तो लेफ्ट में आना चाहिए था, आपने इसे राइट में क्यों लिख दिया? अरे भाई अगर x और y आपस में बराबर है तो चाहे आप x बराबर y बोलो चाहे y बराबर x बोलो, दोनों का मतलब सेम आएगा। तो आप O2 n मोल्स ऑफ O2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को लेफ्ट में भी भेज दोगे, तो 5/2 ही तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो आप चाहे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को लेफ्ट में लिख दो और 5/2 को राइट में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज हमें हेल्प करती है दरअसल में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर दो सब्सटेंसेस के मोल्स में से किसी एक के मोल अगर हमें पता है तो हम दूसरे के मोल निकाल सकते हैं कि वो रिएक्शन में कितना यूज होंगे या कितना बनेंगे। अच्छा, यूज कौन सी चीज होगी? मैंने जो वर्ड यूज करा वो यूज करा कि या तो ये चीजें यूज होंगी या बनेंगी। तो दरअसल में अगर आप रिएक्टेंट्स के बीच में काम करोगे तो ये आपस में यूज होंगे, और अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। और ये स्टैइकोमेट्री सिर्फ रिएक्टेंट ही नहीं, आप रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के साथ भी ले सकते हो। और अगर मान लो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं तो उन प्रोडक्ट का भी आपस में जो मोल का रेशियो है वो उनके इन नंबर्स के बराबर होगा। और ये जो बैलेंस इक्वेशन में ये नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स का एक स्पेशल नाम होता है, इन्हें बोलते हैं स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा किसी भी बैलेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले दो सब्सटेंसेस के मोल्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर ही आएगा, यानी ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन में ही रहेंगी। अब यहां पर राइट हैंड साइड पे हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो इस रेशियो को भी हमेशा कांस्टेंट आना पड़ेगा। तो अगर आप एक चीज की वैल्यू आपको पता होगी तो दूसरी बड़े आराम से निकाल लोगे। तो स्टैइकोमेट्री का यूज क्या होता है? जैसे कई बच्चे कोई कॉन्सेप्ट तब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब उन्हें ये पता चल जाए यार इस चीज का इस्तेमाल कहाँ करना है। क्योंकि कई बार बिना इस्तेमाल के अगर हम चीजें बता दें आपको तो आपको लगता है कि यार करना क्या है इसका, भाई कैसे यूटिलाइज करें, ये तो बस एक प्रोसीजर हो गया। दरअसल में स्टैइकोमेट्री का इस्तेमाल करा जाता है किसी भी रिएक्शन में। अगर मान लो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना कितना हमें रिएक्टेंट चाहिए होगा, आप ये निकाल सकते हो। या मान लो अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट है तो उससे कितना प्रोडक्ट बन सकता है, ये वैल्यू निकालने के लिए भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप स्टैइकोमेट्री की हेल्प से कर सकते हो। और ये हमारे लिए एज अ केमिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ऐसा समझो अगर मान लो कोई लाइफ सेविंग ड्रग है और वो हमें बनानी, और हमें पता है वो ए और बी की रिएक्शन से बनती है, तो अगर मान लो हमें वो लाइफ सेविंग ड्रग दिन की 100 किलोग्राम बनानी है, और अगर हमें ये पता चल जाए कि दिन की 100 किलोग्राम लाइफ सेविंग ड्रग बनाने के लिए हमें ए और बी कितना चाहिए होगा, तो हम बड़े आराम से उतना ए और उतना बी बाजार से परचेज करके इकोनॉमिकली उसे बना सकते हैं। और ए और बी एक्चुअल में कितना चाहिए होगा वो हम स्टैइकोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। बस हमें ए और बी से वो लाइफ सेविंग ड्रग कैसे बनेगी उसका बस हमें बैलेंस इक्वेशन पता होना चाहिए। अच्छा, ये हालांकि इतना सिंपल नहीं होता लेकिन ये शुरुआत होती है इस तरह से। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आया कि आप कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो उसको। ठीक है, तो अच्छा अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप मोल्स के मतलब किसी भी बैलेंस इक्वेशन में दो सब्सटेंसेस मोल्स का रेशियो हमेशा उनके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर ले सकते हो। तो मैंने आपको साथ में ये बोला था आप कोई भी दो सब्सटेंस चूज कर सकते हो। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूज करा है, आप हाइड्रोजन और वाटर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और वाटर यूज करोगे तो प्रॉब्लम हाइड्रोजन और वाटर के बीच में सॉल्व होगा। मान लो क्वेश्चन में अगर ऑक्सीजन पूछा है और आप हाइड्रोजन और वाटर लेने लगोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। और रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ वाटर का रेशियो इस रिएक्शन में कितना होगा, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं आपके लिए। स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ वाटर का रेशियो दरअसल में हाइड्रोजन का जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और वाटर का जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके बराबर आएगा। दोनों के स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2/2 आएगा, 2/2 कैंसिल हुआ, 1 बचा। यानी इस रिएक्शन में मोल ऑफ हाइड्रोजन जितने रिएक्ट करोगे आप उतने ही मोल ऑफ वाटर बनेंगे। अच्छा, हम लिख ऐसे रहे हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन मोल ऑफ वाटर के बराबर है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा इस रिएक्शन के टर्म में? इसका एक्चुअल मतलब होगा जितने मोल हम हाइड्रोजन के रिएक्शन कराएंगे उतने ही मोल वाटर बनेगा, बशर्ते हमारे पास ऑक्सीजन सही मात्रा में अवेलेबल हो। अगर आपने 10 मोल हाइड्रोजन लिया तो 10 मोल वाटर बनेगा, 5 मोल हाइड्रोजन लिया तो 5 मोल वाटर बनेगा, बशर्ते ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना प्रेजेंट हो, वो कम ना पड़ जाए। क्योंकि वो कम पड़ गया तो यार जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन रिएक्शन करना बंद कर देगा। ये बात तो समझ रहे होगे ना, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन करना जरूरी है। पर अगर मेरे भाई ऑक्सीजन समय से पहले ही खत्म हो गया तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट बना ही कहां पाएगा? ठीक है, तो इतना ही आसान है स्टैइकोमेट्री, ट्रस्ट में।
और ये स्टैकोमेट्री अगर आपने यहाँ पर मोल्स में लिख ली है तो आप कभी भी इसे मास में देखो, आपको याद होगा हम लोगों ने मोल एल्गोरिदम पढ़ा था। मैं उन जनता से डिस्कस कर रहा हूँ अभी ये बात जिन्होंने ऑलरेडी मोल के लेक्चर पूरे प्रॉपर्ली पढ़े हैं। और अगर आपने नहीं पढ़े तो जाके जरूर पढ़ लेना। तो हम लोगों ने मोल में एक मोल एल्गोरिदम पढ़ा था और हमें पता था कि मोल से हम दरअसल में 3 चीजें निकाल सकते हैं। मोल से हम निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का मास, हम निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और साथ ही साथ अगर हम गैस के मोल के साथ काम कर रहे हैं तो एसटीपी कंडीशन पर हम वॉल्यूम ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम मोल की हेल्प से ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं तो जहां पर ये रेशियो मोल्स में लिखा हुआ है या एक स्टैकोमेट्री, अच्छा इस तरह की जो हम डेटा लिखते हैं उसे स्टैकोमेट्री भी बोलते हैं। तो जहां पर स्टैकोमेट्री हमने मोल में लिखी है, हम चाहें तो जरूरत पड़ने पर इसे मोल से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आराम आराम से करेंगे। अभी तो हम बस इस चीज पे कमांड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टैकोमेट्री एक बैलेंस इक्वेशन की लिखना आ रहा है। और स्टैकोमेट्री लिखने का मतलब ये होता है कि अगर आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली है तो हर सब्सटेंस के पीछे आने वाला नंबर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाएगा, और अगर किसी सब्सटेंस के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसे 1 मानेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले किसी भी दो सब्सटेंस के मोल्स का रेशियो हमेशा उनके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर आएगा। और जो सब्सटेंस आप न्यूमरेटर में लिखोगे उसी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में आएगा, जो सब्सटेंस आप डिनोमिनेटर में लिखोगे उसी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा। इसकी हेल्प से हमें मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस का मोल ऑफ अदर सब्सटेंस के साथ एक वैल्यू मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। और अगर हमें एक के मोल पता है तो दूसरे के मोल निकल आएंगे, दूसरे के मोल पता है तो पहले के मोल निकल आएंगे। तो इसका काम, इसकी हेल्प से हम एक सब्सटेंस के अमाउंट की हेल्प से दूसरा सब्सटेंस कितना रिएक्शन में यूज होगा या बनेगा वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप चीजें आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि स्टैकोमेट्री हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दरअसल में रिएक्शन बैलेंस हो। तो चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको मिल गया होगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फटाफट इसे बैलेंस करते हैं। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, 1 नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। तो अगर हम लोग अच्छा ये आपको पता ना ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ बन रहा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 6, और अगर हाइड्रोजन 6 हो गए तो पर यहाँ पर रिएक्टेंट में तो 2 ही है, तो इन्हें 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, और अमोनिया बन गया। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही फेमसली जाना जाता है हैबर्स प्रोसेस के नाम से। हैबर्स एक बहुत ही बढ़िया जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड को डेवलप करा था। तो आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अमोनिया बनाने के लिए हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में सही कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं और अमोनिया बन जाता है। अब अगर हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर ली है तो क्या आप मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टैकोमेट्री रिलेशन दे सकते हो कि इस बैलेंस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स के बीच में क्या रेशियो आएगा? तो रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं यहां पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का जो रेशियो आएगा, तो नाइट्रोजन के पीछे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, और हाइड्रोजन के पीछे अगर 3 लिखा है तो 3 मानेंगे। ये आएगा 1/3। अब इस स्टैकोमेट्री रूल का फायदा क्या है? ये अपने आप में एक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो 1/3 आ रहा है। अब इनमें से अगर कोई भी एक चीज हमें पता चल जाए तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मान लो आपको बोल दिया कि यार इस रिएक्शन में अगर मैं 10 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूं, या 10 मोल, हाँ 10 मोल चलो हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरा हाइड्रोजन खत्म करने के लिए? तो मैंने आपको बोला कि हम लोग रिएक्शन में 10 मोल हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है कितने मोल नाइट्रोजन चाहिए। अब बस ये स्टैकोमेट्री के इस फॉर्मूले से आ जाएगा। हमें पता है कि इस रिएक्शन में जब भी हम नाइट्रोजन के मोल लेंगे और हाइड्रोजन के मोल लेंगे तो उनका रेशियो 1:3 आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्ली खत्म होंगे। मेरे बच्चे यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा बड़े आराम से, मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, आप 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मोल ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे 10/3 मोल्स। बस ये हमारा आंसर हो गया। इतना सिंपल सा, इतना सा ही हमें काम करना है, बस नथिंग एल्स। आप ये सवाल नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में भी पूछ सकते हो, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में भी पूछ सकते हो। मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर हम रिएक्शन में 10 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं
तो बताइए कितना अमोनिया बनेगा, और हमारे पास जितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है उतना है, नाइट्रोजन के बारे में सवाल नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे जितना वो रिक्वायर्ड उतना है। तो आप ये स्टैइकोमेट्री हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 और अमोनिया का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, रिएक्शन के स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ अमोनिया का रेशियो हमेशा इनके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आएगा। हाइड्रोजन का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 और अमोनिया का है 2, तो ये आएगा हमेशा 3/2। अब हमसे अमोनिया की वैल्यू पूछी है और हाइड्रोजन की दी है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू आप रख दो 10, अमोनिया की हमसे वैल्यू पूछी है, ये बराबर आएगा 3/2 के। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और मोल ऑफ अमोनिया का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10 इंटू 2, 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा मोल ऑफ अमोनिया। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 20/3। तो स्टैइकोमेट्री की हेल्प से रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में आप मोल्स का रिलेशन बड़े आराम से बना सकते हो। पर याद रखना, ये रिलेशन तभी बनेगा जब मेरे बच्चे आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, और ये रिलेशन शुरुआत में सबसे पहले मोल्स में बनता है। इनके स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो आएगा ये हमेशा मोल के ही बराबर आएगा। ये जरूरी नहीं कि मासेस के बराबर है, मास के बराबर आएगा या नहीं आएगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मोल के जरूर बराबर आएगा, ये बात पक्की। चलें अब आगे देखें। ऐसे ही इस रिएक्शन में मान लो मुझे इस रिएक्शन की हेल्प से ये पता करना है कि अगर मैं 5 मोल मीथेन को यूज करूं तो कितने मोल ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, रिएक्टेंट के साथ वर्ड हमेशा ये आएगा कि वो यूज कितना करना पड़ेगा या कितना ऑक्सीजन रिएक्ट होगा। क्वेश्चन में तो एक्चुअल में वर्ड्स में ऐसे लिख कर आएगा, और ऐसे हमें पता करना है CO2 कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा, इन सबके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। अब देखो हमें पता है यार 5 मोल CH4 है हमारे पास, 5 मोल CH4 अच्छा खासे अमाउंट में हमारे पास होगा गैस के फॉर्म में। हमें देखना है कि यार इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर बनता है, तो O2 हमें कितना चाहिए होगा इसको पूरा खत्म करने के लिए, और अगर ये दोनों पूरा पूरा खत्म हो गए तो कितना CO2 बनेगा कितना वाटर बनेगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली निकाला जा सकता है स्टैइकोमेट्री की हेल्प से। और सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिएक्शन करके CO2 और वाटर बना नहीं है, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि कल को हम कभी भी 5 मोल अगर मीथेन लेंगे तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन हमें रिएक्शन करने में लगेगा और कितना CO2 और कितना वाटर बनेगा। मैथ अगर इसको फॉलो करेगी तो ना इससे ज्यादा वाटर बनेगा ना इससे कम, मतलब स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग जो आएगा। लेकिन याद रखना, स्टैइकोमेट्री अप्लाई करने से पहले ये क्रॉस चेक कर लेना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, और जैसे ही आपने सरसरी नजर से देखोगे आपको पता चलेगा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 4 एटम है रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पे 2 ही है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गए। कार्बन का एक एटम रिएक्टेंट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, तो कार्बन तो चलो मान लो बैलेंस है। ऑक्सीजन का हमारे पास रिएक्टेंट में 2 एटम है पर प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, और वाटर में 2 का मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी आ गए, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर, तो टोटल हो गए 4। पर रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इन्हें 4 करने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब सारी चीजें बैलेंस है, और अगर सारी चीजें बैलेंस है तो स्टैइकोमेट्री लगा सकते हैं। और स्टैइकोमेट्री कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है 5 मोल CH4 के लिए कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो बहुत सिंपल है, स्टैइकोमेट्री के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन में CH4 के मोल यूज होंगे और जो ऑक्सीजन के मोल यूज होंगे, मेरे वर्ड को ध्यान देना, सिर्फ मोल ऑफ CH4 और मोल ऑफ CO2 पे ध्यान मत दो, मैं बोल रहा हूं मोल ऑफ CH4 जो यूज होंगे और मोल ऑफ O2 जो यूज होंगे, रिएक्टेंट हमेशा यूज होंगे या रिएक्ट होंगे, तो इनके मोल्स का रेशियो हमेशा इनके स्टैइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर आएगा, विच इज 1/2। अब मेरी जनता, मोल ऑफ CH4 हमें दे रखा है 5, मोल ऑफ O2 के बारे में अगर बात करें, अगर हमें ये निकालना है तो हम इन दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10। अच्छा, मोल ऑफ ऑक्सीजन के 10 आने का मतलब क्या है जरा समझना, कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में 5 मोल CH4 है, तो ऑक्सीजन इस पूरे 5 मोल CH4 को खत्म करने के लिए हमें चाहिए होगा 10 मोल। पूरा खत्म करने का मतलब क्या, दरअसल में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और CO2 और वाटर में कन्वर्ट होंगे। तो इनके 5 मॉलिक्यूल्स को पूरा पूरा टकराने के लिए और CO2 और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 10 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर इससे कम दिया तो ये पूरा 5 मोल यूज नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। ठीक है,
और 10 मोल से अगर ज्यादा ले लिया तो कोई बात नहीं, 10 मोल के बराबर यूज होगा, बाकी बचा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर 10 मोल से अगर कम ले लिया ऑक्सीजन तो पूरा 5 मोल CH4 खत्म नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। चले, आई होप मेरी बात आप समझ गए। तो ऐसे ही आप CO2 और वाटर के मोल निकालोगे इसकी हेल्प से। जैसे CO2 अगर निकालना है तो हिस्सों में इसको तोड़ लेते हैं और एक बार CO2 निकालते हैं मेरे भाई। तो रिएक्शन की स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल ऑफ CH4 और मोल ऑफ CO2 इनके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। अब CH4 का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, CO2 का कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। तो ये 1/1 आ रहा है, 1/1 का मतलब दोनों सेम आएंगे। तो मोल ऑफ CH4 अगर हमें 5 दे रखे हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मोल ऑफ CH4 5 दे रखे हैं, तो मोल ऑफ CO2 भी 5 आएंगे। इसका मतलब है इस रिएक्शन में अगर हम लोग पूरा 5 मोल CH4 खत्म कर दें तो हमें 5 मोल CO2 मिल जाएगा, ना ज्यादा ना कम, बशर्ते ये पूरा खत्म हो जाए। ऐसे अगर वाटर का अमाउंट निकालना है तो CH4 का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 और वाटर का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो मोल ऑफ CH4 और मोल ऑफ वाटर का रेशियो अगर निकालेंगे तो स्टैकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग आएगा ये 1/2। और अगर ये 1/2 आया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मोल ऑफ CH4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ CH4 कितना गिवन है 5, 5 × 2, तो ये आ जाएगा मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कितना आ गया 10 मोल आ गया, यानी वाटर के मोल भी कितना बन रहे हैं 10 मोल बन रहे हैं। जितने मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा था उतने ही मोल वाटर बन रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि दोनों के स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर बराबर है। तो जितने मोल ये यूज होगा उतने ही मोल ये बनेगा भी, क्योंकि इनका रेशियो तो 1 बना आएगा ना, बराबर आएगा, वही हो रहा है। कॉन्पिटी मशहूरी आइडिया समझ में आ रहा है, और कैसे आपको बड़े आराम से मोल्स में स्टैकोमेट्री लगानी है ये पकड़ में आ रही होगी। चलो आगे आ जाते हैं। अब दरअसल में जब न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स लिख कर आएंगी वर्ड्स में, तो वर्ड्स में लिखी हुई प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, उसे आराम से करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायग्राम क्या बनाए, तो दरअसल में रिएक्शन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मास ऑफ क्लोरीन Cl2 required to react with 56 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl। तो दरअसल में मैंने यहाँ पर आपको बस ये दिखाने की कोशिश करी, क्लोरीन गैस इस तरह का येलोइश ग्रीन टाइप का गैस होता है, ये क्लोरीन गैस है, ताकि कल को आप लैब में जाओ तो आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या चीज क्या है। ये क्लोरीन गैस है। ऐसी गैस हमें पता करना है कि ऐसी गैस कितना यूज करनी पड़ेगी 56 ग्राम सोडियम मेटल को NaCl में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है Na और Cl मिलकर NaCl बना सकते हैं। सोडियम ऐसा सॉफ्ट मेटल होता है जिसे हम नाइफ से बड़े आराम से कट कर सकते हैं, क्योंकि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और इन दोनों के कंबाइन करने पर NaCl बन जाता है। NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कई बार। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास 56 ग्राम सोडियम है तो इससे क्लोरीन की रिएक्शन करा के NaCl अगर बनाना है तो कितना क्लोरीन चाहिए होगा और कितना NaCl बनेगा। हमें इनका अमाउंट नहीं पता, हमें सिर्फ सोडियम का अमाउंट पता है कि हमारे पास ये 56 ग्राम है। अब करते हैं इसको भाई सॉल्व बड़े आराम से, और बहुत इजी है। देखो, किसी भी रिएक्शन का अगर हमें एक सब्सटेंस की हेल्प से दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट निकालना है तो पहले हमें वो रिएक्शन पता होनी चाहिए। अभी तक नोटिस करो, आपको सारी रिएक्शन में बार बार दे रहा था। तो जब कभी भी इस तरह का स्टैकोमेट्री का प्रॉब्लम आपके सामने आए कि एक सब्सटेंस के अमाउंट का दूसरे सब्सटेंस के अमाउंट के साथ, एक सब्सटेंस के अमाउंट की हेल्प से दूसरे सब्सटेंस के अमाउंट का वैल्यू निकालना है, तो मेरी जनता आपको सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और क्या बन रहा है। तो अगर आपको रिएक्टेंट मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप लोगों ने क्लास 10 में करा होगा कि अगर आपको वर्ड्स में कोई ये बता दे कि क्या क्या चीजें रिएक्ट हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप उस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल इक्वेशन में। तो हम वर्ड इक्वेशन में सोडियम रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से और बना रहा है NaCl, तो वर्ड इक्वेशन बोल रही है कि सोडियम रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना रहा है सोडियम क्लोराइड। अब ये वर्ड इक्वेशन हमें पता है तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। ये कैसे पता है, इसके लिए बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा मेरे से गड़बड़ हो गई यार, ये एक अगले पेज पे आ गया है, बीच में एक पेज खाली चला गया है, मैं इसको पीछे लिख देता हूँ। तो ये बोल रहा है सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके बना रहे हैं सोडियम, बना रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं हमें कैसे पता चला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ। अब देखो रिएक्ट विथ आ गया, इसका मतलब है क्लोरीन किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रही है
किसके साथ कर रही है वो आगे लिखा है, सोडियम मेटल के साथ। तो हमें पता चल गया सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में लिख दिया। और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमने सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट लिख दिया। अब चीजें बड़े हमारे लिए सिंपल हो गई मेरे बच्चे। सोडियम का यहाँ पे अगर मैं बैलेंस इक्वेशन मतलब ये बैलेंस इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो सोडियम का सिंबल हो गया Na, क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl2। अच्छा क्लोरीन गैस है तो Cl नहीं लिखोगे, क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 होती है। अब यहाँ पर ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सोडियम आयन का फॉर्मूला है Na प्लस, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl माइनस, ये दोनों 1 1 चार्ज होता है, ये 1 इधर ये 1 इधर, तो फॉर्मूला आ जाएगा NaCl। किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला उसके आयंस के चार्ज को इंटरचेंज करके लिखते हो, 9th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, आंसर है नहीं। रिएक्टेंट साइड पे 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड पे एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने पे सोडियम डबल हो गया, तो यहाँ पे भी सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। अब हमें पता है कि रिएक्शन में हम आराम से इन सारे सब्सटेंस के मोल्स के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है क्वेश्चन में। हमें सोडियम के मोल नहीं दिए, हमें सोडियम का मास दे दिया है, और हमें प्रॉब्लम तो स्टोइकियोमेट्री मोल्स में सॉल्व करना आता है। तो अब क्या करें यार, मुझे उम्मीद है मेरे समझदार बच्चे समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। उन्हें याद होगा इस मास को मोल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं निकालूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं निकालना चाहता हूं मोल ऑफ सोडियम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोडियम के मोल कितने आएंगे, तो सोडियम का मास है 56। तो किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो उसके मोल्स आ जाते हैं। तो सोडियम का मास दिया है 56, सोडियम का मोलर मास अगर आपको याद ना हो 23 होता है, ये फिक्स वैल्यू होता है। तो 56 को 23 से आपने डिवाइड करा, 2 मोल्स आ गए। तो मेरे बच्चे अगर ये 2 मोल्स आ गए तो हमें पता चल गया कि 56 ग्राम सोडियम का मतलब है 2 मोल सोडियम। तो हमें यह पता चल चुका है कि एक्चुअल में हमारे पास 2 मोल सोडियम है। अब हमें यह निकालना है कि क्लोरीन कितने मोल यूज होगा, तो बस इनके बीच की स्टोइकियोमेट्री ले लें। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री मोल ऑफ सोडियम जो रिएक्शन में यूज होंगे और मोल ऑफ क्लोरीन जो रिएक्शन में यूज होंगे, इनका रेशियो, सोडियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 और क्लोरीन का है 1, तो 2:1 के बराबर आएगा। मोल ऑफ सोडियम कितने गिवन है, क्वेश्चन में मोल नहीं गिवन था, मास गिवन था, पर हमें क्योंकि मास से मोल कन्वर्ट करना आता है हमने वो कन्वर्ट कर लिया। इस तरह के प्रॉब्लम को दरअसल में बोला जाता है कि आप एक फॉर्मूले को यूज करके कोई वैल्यू निकालो और उसे अगली जगह यूज करो। तो हमें मास दिया था, मास को हमने मोल में कन्वर्ट करके एक वैल्यू निकाली, उसे अब हम आगे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोडियम, अगर हमें मोल दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर सोडियम के मोल की जगह 2 रख दो। हमें निकालना है मोल ऑफ क्लोरीन, ये आ रहा है 2:1 के बराबर। अब देखो इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, क्लोरीन और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो क्लोरीन के मोल आ जाएंगे 2/2, 2/2 का मतलब 1 मोल। तो इसका मतलब है 2 मोल सोडियम को खत्म करने के लिए हमें दरअसल में चाहिए होगा 1 मोल क्लोरीन। अच्छा 1 मिनट रुकना यार, मेरे से एक गड़बड़ हो गई है। सोडियम का मास अगर 23 और ये 56 है तो ये 2 मोल थोड़ी आएगा, मैंने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया। तो एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़, क्वेश्चन में एक डेटा चेंज कर लेते हैं कि ये 56 की बजाय ना हम लोग एक काम करते हैं 46 ले लेते हैं। अगर ये 46 ले लिया तो भाई 23 का डबल तो 46 बनेगा ना, तो एक काम करते हैं इसको 46 ले लेते हैं ताकि आगे हमें कुछ गड़बड़ ना करनी पड़े। क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो ये 46 अपन ने ले लिया, ये तो कैंसल आउट हो गया, आराम से 2 मोल बन गए। आइडिया यही रहेगा, आइडिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और मान लो अगर 56 भी दिया होता तो आपका आंसर बस डेसिमल में आ जाता। अब क्योंकि हमने इतना सॉल्व कर लिया है तो हम निकालना नहीं चाह रहे, इसलिए हमने बस डेटा थोड़ा सा ट्विक कर दिया। आइडिया यही रहेगा, आइडिया में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हमें सिर्फ क्लोरीन का मोल नहीं निकालना है, हमें क्लोरीन का मास भी निकालना है। तो क्लोरीन का मास अगर निकालना है तो मास निकालना भी आसान है। यहाँ पर अगर हमें मास ऑफ क्लोरीन निकालना है तो मास ऑफ क्लोरीन, सॉरी मास को यहाँ पर W से डिनोट कर देते हैं। तो मास का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ क्लोरीन इनटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन। तो मोल ऑफ क्लोरीन आए हैं 1, मोलर मास ऑफ क्लोरीन, 2 क्लोरीन का मास आता है 71, भाई एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, 2 का मास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 कैरी हुआ 1, 2 5 जा 10 कैरी हुआ मतलब 11 कैरी हुआ 1, 2 3 जा 6 1 7 71 आ गया। तो यानी ये आ रहा है 71 ग्राम। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन कितना बनेगा, मास वाइज बनेगा 71 ग्राम,
मोल वाइज बनेगा 1 मोल, ये हमने निकाल लिया। एक चीज और पूछी है, अच्छा नहीं, सिर्फ मोल और मोल एंड मास ऑफ क्लोरीन पूछा है, निकल आया। अच्छा मान लो अगर NaCl के मोल पूछता तो भी आप निकाल सकते थे, तब बस स्टैकोमेट्री सोडियम और NaCl के बीच में चला देते, उसके मोल्स भी निकाल आते, उसके मास भी निकाल आते। ये सब चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। और जो करेक्शन था वो आई एम श्योर आप समझ गए होगे, ठीक है, कर लिया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले ही इंडिकेट करना शुरू कर दिया हो कि 56 डिवाइडेड बाई 23 2 मोल नहीं आएगा, ठीक है, 46 कर दिया हमने, 46 से आ जाएगा। अब ऐसे ही फिर ये क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से करो। इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना क्या आ रहा है इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है आपको कुछ छोटे मोटे चीज़ों के इसमें अमाउंट की मतलब एटम के मास की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम का मास होगा 23, रिएक्शन में नाइट्रोजन आएगा, उसका मास होगा 14, ऑक्सीजन का मास 16, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेन है इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन में मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, और मुझे उम्मीद है बना तो ले जाओगे आप इसको आराम से। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला भी मैंने ना आपके लिए लिख दिया है कि अभी आपको पता नहीं सोडियम नाइट्रेट का पता नहीं फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि सोडियम नाइट्रेट उसका फॉर्मूला है NaNO3 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस। अब देखो जैसे ही डिकम्पोज वर्ड आए तो आपको याद आना चाहिए, आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो आपने जो 10th में पढ़ा है ना वो 11th में बर्बाद नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 11th में खत्म हो जाएगा। आपको जो 10th में पढ़ा है उसके कई यूज आएंगे 11th में। तो जैसे डिकम्पोज आ रहा है तो इसका मतलब है हम सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है NaNO3 है, हम इसे डिकम्पोज करेंगे किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। डिकम्पोज करोगे तो आपको पता है एक सब्सटेंस को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि डिकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट बना रहा है 128 ग्राम डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है O2, और साथ में NaNO2 इज द अदर प्रोडक्ट, यानी साथ में क्या बन रहा है NaNO2, यानी इसके अलावा हमें NaNO2 और देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है और कुछ नहीं बन रहा। तो हमें रिएक्टेंट पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गए, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना, ऑक्सीजन का अमाउंट आपको दिया और ये पूछा है कि सोडियम नाइट्रेट के कितने मोल और मास की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन का मास दिया है, NaNO3 का निकालना है। आई एम प्रीटी श्योर आप कर लोगे। इसे करके जरूर आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, और अगर सोल्यूशन पोस्ट कर सकते हो सोल्यूशन पोस्ट कर लो, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर मोल्स की स्टैकोमेट्री आपको बड़े आराम से निकालना आ गया। थोड़ा बहुत मैंने लेक्चर के एंड में आपको मास का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है वो देना शुरू करा है। अगली पूरी क्लास में हम दरअसल में मोल्स की स्टैकोमेट्री को मास में और वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस टॉपिक पर आराम से कमांड हो जाए। आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमें पता चलता रहे, हमें भी थोड़ा इंटरनेट मिले, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ जरूर डिस्कस करते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।